स्टूडेंट्स, आई एम स्टार्टिंग विद द चैप्टर मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। सो इसमें हमने क्या पढ़ना है कि रिजिड बॉडी कैसे डिफाइन होती है। सो क्या है, रिजिड बॉडी इज़ डिफाइन एज अ बॉडी विच कैन नॉट बी डिफॉर्म, जिसको हम डिफॉर्म नहीं कर सकते, और उसके बिटवीन जो पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सो ये क्या है, रिजिड बॉडी को आप डिफॉर्म नहीं कर सकते, मतलब उसकी शेप को आप चेंज नहीं कर सकते, और उसमें जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस है वो विद इन द बॉडी जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि R2 अगर माइनस कर दें हम R1 से तो वो कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या है कि जब आपका प्योर ट्रांसलेटरी मोशन बिहेव करेंगे ऑल पार्टिकल्स, जो आपकी रिजिड बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, जब वो स्ट्रेट मोशन आपका फॉलो करेंगे और उसमें सेम वेलोसिटी होएगी एट एवरी इंस्टेंट, हर एक इंस्टेंट पे वो सेम वेलोसिटी शो करेंगे विद द टाइम, वो आपका ट्रांसलेटरी मोशन होएगा। नेक्स्ट है रोटेशन। रोटेशन के अकॉर्डिंग क्या है, रोटेशन होती है कि आपका ऑब्जेक्ट जब एक फिक्स एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करे, तो ये रोटेशन बॉडी में क्या होएगा अब कि अब इसमें जो रिजिड बॉडी है उसके पार्टिकल्स जो हैं वो सर्कुलर मोशन में आपके मूव करेंगे विद द फिक्स एक्सिस, कि आपकी एक फिक्स एक्सिस होएगी, उसके अबाउट ये सर्कुलर पाथ को अटेन करके उसमें रोल करेंगे। नेक्स्ट है रोलिंग। रोलिंग में क्या होता है, रोलिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द मोशन, बोथ है ट्रांसलेटरी एंड रोटेशन। सो इसमें क्या है कि ट्रांसलेटरी भी होता है और आपका रोटेशन भी होते हैं, दोनों मोशंस इसमें फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड आपके ये मोशन पोजेस होते हैं। नेक्स्ट है प्रीसेशनल मोशन। प्रीसेशनल मोशन क्या होता है, जिसमें एक्सिस ऑफ द बॉडी डजंट रिमेन फिक्स, जिसमें वो फिक्स नहीं रहती, एक्सिस जिसके अराउंड उसने घूमना है वो फिक्स नहीं रहती। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। अब टू पार्टिकल सिस्टम में क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो किस पे डिपेंड करता है, मास पे और रेडियस पे, डिस्टेंस बिटवीन द आपका जो भी पार्टिकल है उसके जो सेंटर से डिस्टेंस है वो आपका R1 R2 R3 सो ऑन अप टू जितने भी पार्टिकल्स होंगे। अब कह रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम इन अ सिंगल पॉइंट इज इन द सिस्टम विच विल मूव इन द सेम वे अंडर द एक्शन ऑफ एप्टाइड एक्सटर्नल फोर्स। सो इसमें क्या होता है कि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो सेम वे में मूव करते हैं। ठीक है, और उसमें एक आपकी अप्लाइड फोर्स होएगी, एक्सटर्नल फोर्स, जिसके अकॉर्डिंग क्या है वो आपके पार्टिकल्स मोशन में आएंगे, और ये इसमें जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो किसके इक्वल होता है, इक्वल्स टू द मास ऑफ द बॉडी, जो आपका मास है उस पार्टिकल का मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस एंड सम ऑफ द बोथ मासेस। सम ऑफ बोथ मासेस मतलब आपने दोनों मासेस को प्लस करना है और ऊपर उनको M1 R1 और M2 R2 को रखना है। अब हमने डिफाइन कैसे करना है, इसका प्रूफ निकालना है। अब कह रहे हैं कि आपको पता है कि जो आपका एक पार्टिकल है वो तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक आप उसको कोई फोर्स नहीं अप्लाई करते। ठीक है, सो इसमें क्या है कि आपके पास टू पार्टिकल हैं, M1 M2 उसका मास है, R1 R2 उनके पोजीशन वेक्टर है, मतलब पोजीशन उसकी कितनी है। ठीक है, अब कह रहे हैं F1 F2 क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं उसके ऊपर, जो पार्टिकल हैं उसके ऊपर हम स्मॉल F1 और स्मॉल F2 फोर्सेस लगा रहे हैं, और F12 एंड F21 ये है पार्टिकल के इंटरेक्शन फोर्सेस। ये इंटरनल फोर्सेस है कि 1 2 पे कितना फोर्स लगा रहा है और 2 1 पे कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, सो दिस वे आपके ये पार्टिकल बनेंगे कि ये M1 है, ये M2 है, ये सेंटर है इनका, और सेंटर से इसका RCM सेंटर ऑफ मास है, डिस्टेंस। ठीक है, ये इसका डिस्टेंस R1, ये R2, और ये F1 F2 क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस। अब कह रहे हैं हमें पता है न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू योर फोर्स। ठीक है, सो फोर्स इसमें क्या है, फर्स्ट में आपकी फोर्स F1 एक्सटर्नल है प्लस इंटरनल F12, और F2 के लिए F21। सो इन दोनों को हमने प्लस कर देना है। जब इन दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में देखो F1 प्लस F2 क्या है, F एक्सटर्नल, ठीक है, और F12 और F21 इंटरनल फोर्सेस हैं। अब इंटरनल फोर्सेस आपको पता है इक्वल एंड ऑपोजिट होएंगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। सो इसमें ये दोनों क्या है, कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास सिर्फ ये एक्सटर्नल फोर्स बच जाएगी। फिर मैं क्या करूँगी, डी बाई डी जो v है उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस लिख लूँगी, dr/dt, ये भी dr/dt। ठीक है, अब r ये जो स्क्वायर d बाई dt है उसको बाहर ले जाऊँगी तो स्क्वायर हो जाएगा, ये d बाई dt यहाँ से भी और ये d बाई dt यहाँ से भी। पीछे क्या रखेगा, M1 R1 ये रखेंगे, M2 R2 ये रखेंगे। अब ये बाहर जाएगा तो d²/dt² आ जाएगा। अब दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है M1 प्लस M2 को, एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवाइड। ठीक है,
सो ये जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये RCM की वैल्यू आ जाएगी। सो ये आपकी RCM की वैल्यू। अब है n पार्टिकल सिस्टम। n पार्टिकल सिस्टम में क्या करना है, हमने बोलना है m1 m2 सो ऑन अप टू mn क्या है, n पार्टिकल का मासिस है, उनके पोजीशन r1 r2 सो ऑन अप टू rn है। RCM की वैल्यू लिख देंगे। अब नीचे m1 m2 m3 सो ऑन अप टू mm नहीं लिखेंगे, वो आपका कैपिटल M हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से देखो हमने m1 r1 की वैल्यू लिख दी m RCM, ये m उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। आफ्टर दैट डिफ्रेंशिएट करना है दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू t। डी बाई डी टी लेना है, डी बाई डी टी दिस साइड, डी बाई डी टी इस साइड भी आ जाएगा। मास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब डी आर अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, वी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज योर वेलोसिटी। अब वेलोसिटी आ गई, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देना है। सो वी के ऊपर फिर डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी। आफ्टर दैट जब वी पे डिफ्रेंशिएशन आएगी वो एक्सलरेशन बन जाएगी ACM, और यहाँ पे M1 A1 M2 A2 M3 A3 सो ऑन अप टू MN AN। सो फॉर फर्स्ट आपकी F1 है, सेकंड के लिए F2 और सो ऑन अप टू FN। ये क्या होगी, F एक्सटर्नल होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि लीनियर मोमेंटम के साथ इसकी कैसे निकलेगी वैल्यू। हमें पता है, हमने निकाला था VMCM मतलब मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी सो ऑन अप टू MN VN। ठीक है, सो M इंटू V क्या होता है, हमारे पास P होता है। हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू T डिफ्रेंशिएट कर देना है, dP अपॉन dt M dV अपॉन dt। ठीक है, फिर ये dV2 अपॉन dt dVN अपॉन dt। वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास A1 A2 AN आ जाएगा। वो क्या हो गया, F एक्सटर्नल आ गया। उसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, यहाँ पे ये वैल्यू निकाली थी F एक्सटर्नल की MACM, तो ये MACM हो गया। अब कह रहे हैं कि दिस स्टेटमेंट से हमें क्या है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ प्रूव हो रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ योर मास इनटू एक्सलरेशन। अब कह रहे हैं F एक्सटर्नल अगर ज़ीरो हो जाती है, ये सारी ज़ीरो हो जाएगी। सो उससे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा। उससे क्या है, आपकी dP अपॉन dt जो है कांस्टेंट, dP अपॉन dt होने से, ज़ीरो होने से, ये वाली टर्म ज़ीरो होने से आपका P कांस्टेंट आएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अराउंड अगर निकालना हो तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ वेरियस पार्टिकल इनटू स्क्वायर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, I इज इक्वल्स टू M इंटू आर स्क्वायर। जो भी उसके अंदर डिस्टेंस बन रहा है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो आपका R स्क्वायर होएगा। ठीक है, अब क्या है, हमने कंसीडर करना है n पार्टिकल्स हैं M1 M2 सो ऑन अप टू MN। उसको Z एक्सिस के अराउंड आपने रिवॉल्व करवाना है, और R1 R2 सो ऑन अप टू RN उनके डिस्टेंसेस हैं। अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर वन M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, M3 R3 स्क्वायर सो ऑन अप टू MN RN स्क्वायर। ठीक है, सो वहाँ से समेशन चलेगी I वेरीज फ्रॉम 1 to M N MI RI स्क्वायर। सो RI और MI क्या है, M आपका 1 2 3 वेरी कर रहा है, इसलिए I को हमने वेरी करवाने के लिए यहाँ I लिख दिया। R भी आपका वेरी कर रहा है, वो भी हमने RI लिख दिया। सो MI क्या है, मास, एंड RI इज़ द डिस्टेंस ऑफ ith पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस भी एक्सिस के अराउंड घूम रहा है उस एक्सिस के अराउंड आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नेक्स्ट है फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब कह रहे हैं कि जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रोटेशन बॉडी का, वो आपका बिल्कुल सेम रोल प्ले करता है एज द ट्रांसलेटरी मोशन। अब कह रहे हैं कि मास जैसे आपकी मैयर होता है, किसी भी आपकी क्वांटिटी की कैपेसिटी कितना मास है उसका, वो आपका इनर्शिया के इक्वल होता है इन ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, सिमिलरली कह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मैयर होता है रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट द एक्सिस। वैसे ही आपका रोटेशन में वो रोटेशनल इनर्शिया बन जाता है। ठीक है, सो अब क्या है, ट्रांसलेटरी और रोटेशन, हमने ये दोनों को क्या है डिस्टिंग्विश करना है कि इनकी क्या सिमिलरिटीज़ है। अब फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ट्रांसलेटरी में। रोटेशन में फोर्स आपकी टॉर्क में चेंज हो जाती है। टॉर्क इज इक्वल्स टू मास को इन्होंने यहाँ आई लिखना है। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर देना है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन होती है, यहाँ पे आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन होती है एल्फा। यहाँ पे पी आपका होता है एम इंटू वी, यहाँ पे होएगा एल। एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम। ये था लीनियर मोमेंटम, ये है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सो यहाँ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, वहाँ पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी।
अब नेक्स्ट पेज पे है कि हाउएवर टू फिजिकल क्वांटिटीज़ आर नॉट सेम, कहते सेम नहीं हैं, पर क्या है कि ये मास आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी चलती है, बट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो किस पे डिपेंड करता है, शेप पे, मास पे, साइज़ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, के एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है और किस एक्सिस के अराउंड आपने रिवॉल्व करवाना है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इंडिपेंडेंट है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के, ओमेगा पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आई जो है वो आपका आई इज़ इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर होता है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियस ऑफ गायरेशन। अब रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किससे, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहाँ पे आपका पूरा मास जो ऑब्जेक्ट का है वो कंसंट्रेट हो और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, दोबारा समझा रही हूँ। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट दी एक्सिस, एक्सिस के अबाउट अगर आपने रोटेशन रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस एक्सिस के अराउंड जहाँ पे पूरे मास जो है, पूरी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो कंसंट्रेटेड हो और उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो वो सेम रहे। ठीक है, पार्टिकल्स के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहे। सब अब कह रहे हैं कि m अगर मास है, k उसका रेडियस ऑफ गायरेशन है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होएगा, m इंटू के स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहे हैं रिजिड बॉडी है, उसमें n पार्टिकल्स हैं, उनका मासिस m है से, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 r2 r3 सो ऑन अप टू r है। ठीक है, मास उसका थ्रू आउट सभी का सेम चल रहा है। ठीक है, सो मास अगर सेम है तो m सबके लिए सेम होएगा, r1 r2 r3 सो ऑन अप टू rn वेरी करेगा। अब कह रहे हैं मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड कर दिया। सो m इंटू एन जो है, m इंटू एन क्या हो जाएगा कि n टाइम्स आपका m मल्टीप्लाई हो रहा है, कि यहाँ पे m जो है वो 1 से लेके n तक वेरी कर रहा है, वो n टाइम हो गया, वो क्या हो गया आपका टोटल मास m। ठीक है, सो ये आपका हो गया r1 r2 r3 rn अपॉन n, ये आपकी सेपरेट होगी। सो आपने अगर 4 को कंपेयर करोगे इस वाली इक्वेशन से, सो उससे के स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस टर्म्स ओनली। ठीक है, सो ये क्या है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, अब टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में डिफरेंस आपको पता है कि टॉर्क को हम लेते हैं L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। ठीक है, और आप कह रहे हैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर देना। अगर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे डी बाई डी टी आ जाएगा, आई ओमेगा ओमेगा के ऊपर आ जाएगा, तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सलरेशन, और यहाँ पे टॉर्क इनटू एंगुलर एक्सलरेशन आपकी क्या बन जाएगी, टॉर्क। ठीक है, तो ये है कि ये टॉर्क के इक्वल हो जाता है। सो इससे क्या होएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू द टॉर्क, कि जो आपकी टॉर्क लगी है उसके ऊपर वो उसके इक्वल हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि अगर जो है एक्सटर्नल टॉर्क उसके ऊपर नहीं लग रही, कंजर्वेशन में कह रहे हैं अगर टॉर्क नहीं लग रही तो डी एल अपॉन डी टी ज़ीरो हो गया। अगर डी एल अपॉन डी टी ज़ीरो हुआ मतलब एल कॉन्स्टेंट हो गया, अगर एल कॉन्स्टेंट हो गया मीन्स टू से आई ओमेगा कॉन्स्टेंट हो गया। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दैट इज़ एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा। कब, व्हेन आई इंक्रीजेज एंड एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। ठीक है जी, नेक्स्ट है एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट रिवॉल्विंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन इंक्रीजेज व्हेन इट कम्स नियरर द सन एंड वाइस वर्सा। कहते हैं कि जो आपका मोमेंट ऑफ एनर्जी एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है आपकी इलिप्टिकल बॉडी की, इंक्रीज हो जाएगी व्हेन इट कम्स टू द सन, जब वो उसके नियरर आ जाएगा। अब कह रहे हैं व्हेन अ प्लैनेट इन अ ऑर्बिट कम नियरेस्ट टू द सन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सन डिक्रीजेज, वेलोसिटी इंक्रीज होएगी, उससे क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होएगा, देयरफॉर इट्स एंगुलर स्पीड इंक्रीजेज, उसकी एंगुलर स्पीड यहाँ पे बढ़ जाएगी जब आपका प्लैनेट की ऑर्बिट जो है वो नियरर टू द सन होएगा। व्हेन द प्लैनेट गोज़ अवे फ्रॉम द सन, जैसे वो गो अवे करेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होएगा, अब इंक्रीज़ होएगा और एंगुलर स्पीड उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी, वाइस वर्सा होएगा। जब वो पास आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज़ होएगा, स्पीड बढ़ेगी। जब वो अवे जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि आर इंक्रीज़ करेगा ना, रेडियस पे डिपेंडेंट है। आई क्या था, आई इज़ इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। अगर आर कम है
तो आई कम हो जाएगा, ठीक है, स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। अब आर अगर ज़्यादा हो जाएगा, जैसे ही दूर दूर जाएगा आर बढ़ेगा, आर बढ़ने से क्या है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होएगा, ठीक है। अब है कि ड्राइवर जंपिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग बोर्ड के बोर्ड, जो आपके स्प्रिंग बोर्ड्स होते हैं, जैसे कोई भी बोर्ड है उस पर जब आप किसी भी किनारे को टच करते हो, जब आप जंप करते हो आपकी बोर्ड बैकवर्ड जाती है। वो क्यों जाती है? As soon as the driver jumps from the springboard, he curls his body by the rolling his arm. वो अपनी आर्म्स को रोल करता है और लेग्स को इनवर्ड लेता है। ड्यू टू दिस, इस कारण क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाता है और जो ड्राइवर है वो एंगुलर जो स्पीड है उसकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ तो उसकी स्पीड बढ़ेगी और जैसे ही वो ड्राइवर आपके सरफेस को टच करेगा तो वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच आउट करेगा, उसके साथ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होएगा और एंगुलर स्पीड घट जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट वाली जो स्काई बैलेट डांसर और स्पीड ऑफ इनर लेयर ऑफ विंड इन टॉर्नेडो, ये आप खुद करोगे। नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फॉर रोटेशन मोशन। अब रोटेशन मोशन के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कैसे वेरी करेगा? अब कह रहे कॉरस्पॉन्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गवर्निंग लीनियर मोशन, कह रहे कि अब इसमें क्या करना है, हमारे जो रोटेशन मोशन है वो हमने बताना है कि वो कैसे न्यूटन्स लॉ के साथ सेम है। फर्स्ट है कि रेट ऑफ रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स एक्सिस रिमेन कांस्टेंट। कहते हैं कि आपकी जो रोटेशन है किसी भी फिक्स एक्सिस के अराउंड वो कांस्टेंट रहेगी जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करवाते। तो फर्स्ट लॉ में भी यही था न्यूटन्स के कि आपकी ऑब्जेक्ट अनटिल अनलेस वही पोजीशन पे रहेगी जब आप उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, और यहाँ पे है एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाओगे जब तक, ठीक है। नेक्स्ट है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपका अबाउट द फिक्स एक्सिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल टॉर्क, ये टॉर्क के इक्वल होएगा, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट है कि जैसे ही आप टॉर्क एक ऑब्जेक्ट पे लगाओगे तो इक्वल एंड ऑपोजिट टॉर्क जो है वो ऑपोजिट इसके ऊपर लगेगी, जो आपका इन अकॉर्डेंस विद द थर्ड लॉ होएगी।